तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। अध्याय 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रशासक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने की बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रशासक ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। टालमोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़े न होने के कारण वे अपनी अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 फरवरी 1831 को प्रशासक ने उनकी पुस्तक द हिंचबैक ऑफ नॉर्थ में छाप दी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है। इसे कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। यह भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद कर दिए ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सके, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने की बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की जरूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट पर प्रतिबंधित सूची में जुड़ाव कर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर ललित हों तो उनके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ निरएयन का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडिक्टर है जिससे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर ऑलेटर के बीच में लगा दिया। यह रात 10 बजे ऑलेटर टाइमर राउटर को बंद कर देता था। इंटरनेट यदि बंद हो जाता था तो हर व्यक्ति जानता था कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाहता हूं, तो मैं वेक्टर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूं और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूँ। अगर मैं भोजन के आने तक इंतजार करूँगा तो खुद से कहूँगा मैं अभी आधा खाऊंगा, तो ये कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत ना हो। उससे ज्यादा मेहनत जो उसे अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। उससे ज्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए जरूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं तो यह एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और परामर्श के लिए समय ले लें। जब काम करने का वक्त आएगा तो उससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकता है। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावना को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीजें करने लगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ह्यूगो के डेटन में
1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत में काम करने और अपने माता पिता के आराघर में काम करने में बिताया। डॉर्थमाउथ के कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटसन ओयोगो लौट आए और कोयला खानिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। ये एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्तर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसे बनाने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद पैटसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्राप्तियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था जिससे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेन देन को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने के लिए तैयार नहीं थे या सभी लेन देन का प्रबंधन समय करने के लिए तैयार नहीं थे तो चोरी को रोकना मुश्किल था। परेशानी में घिरे पैटसन ने एक दिन एक विज्ञापन रिटीज इनरबिल्टल कौशल देखा। उसको डेटन के रहने वाले जेम्स रिटी ने तैयार किया था, जो पहला कैश रजिस्टर था। यह मशीन हर लेन देन के पश्चात अपने आप नकद और उसकी रसीद भीतर बंद कर देती थी। पैटसन ने $50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात ही रुक गई। अगले 6 माह में पैटसन का व्यवसाय नुकसान की स्थिति से बढ़कर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो गया था। यह आज के $1,00,000 के बराबर है। उस मशीन से कारोबार के हालात बदल जाने पर पैटसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रिटी के आविष्कार के अधिकार के लिए और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी। 10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसे अव्यावहारिक बना दो। उसमें इतने अवरोध पैदा कर दो कि आपके पास उसे करने का विकल्प ही नहीं हो। कैश रजिस्टर की उत्कृष्टता यह थी कि उसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया था और चोरी को व्यवहारिक रूप से असंभव कर दिया था। कर्मचारियों को बदलने की बजाय उसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देते हैं। इस तरह के हर बार के विकल्पों में अल्प पैसे लगते हैं, लेकिन उससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता है। मैं इस विचार से प्रभावित हूँ कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलने लगते हैं और मैंने अपने पाठकों में सर्व किया है कि उनके किसी एक बार के काम से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि सामान्य व्यक्ति यदि इस सूची में से आधे कार्य को भी एक बार अमल में ला दे, भले ही वह अपनी आदतों को कोई अन्य विचार ना दे, तो ज्यादातर लोग 1 वर्ष बाद बेहतर जीवन बिता सकते हैं। यह एक बार के कार्य में बदलाव के तीसरे नियम को लागू करने के स्पष्ट तरीके हैं। यह आपको आसानी से नींद लेने, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेने, उत्पादक बनने, पैसा बचाने और जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। स्पष्ट तौर पर कई उपाय हैं जिससे अच्छी आदतों को स्वचालित बनाया जा सकता है और बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें खासतौर पर तकनीक आपके लिए कार्य करती है। जो कार्य कभी कठिन, कष्टप्रद और व्यवहार में जटिल लगते हैं, तकनीक उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल बनाती है। सही व्यवहार की गारंटी के लिए यह सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत बनाने के लिए बहुत बार नहीं होते। जिन चीजों को आपको मानसिक या वार्षिक रूप से रोकना होता है, जैसे कि आपके निवेश, पेट्रोलियम को फिर संतुलित करना आदि, उन्हें एक आदत बनाने के लिए कभी कभी पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता। इसलिए उन्हें करने के लिए आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह आपको याद दिला सके। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर लेते हैं तो आप अपने प्रयासों को उन मशीनों पर खर्च कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के अधिकार को सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए जरूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसे कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक
तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगले एपिसोड के लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए उसे ऑटो प्ले करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखें। तकनीक सुविधा का एक स्तर बनाती है जो आपके अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। भूख के पात्र संकेत पर आप अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। नीरसता के मामूली संकेत कर आप सोशल मीडिया के विशाल संसार में खो जाते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है, तो आप उस समय जो भी आवेग पैदा होता है उसमें खुद को फंसाते हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम कठिन काम के लिए समय निकालने की बजाय एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूद चलते हैं, अतः ज्यादा पुरस्कृत काम के लिए भी समय नहीं निकालते। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित पाता हूँ। अगर मैं एक सेकंड के कुछ अंश के लिए ऊब महसूस करता हूँ तो मैं अपना फोन उठा लेता हूँ। उन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेने के रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के निरंतर आकर्षण मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रति वर्ष 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस वर्ष में मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तब मैंने एक नई समय प्रबंध रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मेरी सहायक मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर लॉग आउट हो जाता था। पूरे सप्ताह में व्यवधान के बिना काम करता था। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देती थी। आपके पास सहायक नहीं है तो एक मित्र या परिवार के सदस्य के साथ टीम बनाएं और प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़े आश्चर्य में से एक बात यह है कि जल्दी ही मैं कैसे उसके अनुकूल ढल गया था। सोशल मीडिया से खुद को बाहर करने के पहले हफ्ते के भीतर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन उसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि यह डिफ़ॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्य को करने की प्रेरणा थी। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया तो स्वस्थ चीजें खाना बहुत आसान हो गया। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को आप परिज्ञ और आपकी बुरी आदतों को असंभव बना देता है। यही किसी क्षण इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुरक्षित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रतिबद्धता के उपाय एक बार के रणनीति निर्णय और तकनीक का प्रयोग करके आप प्रियता का वातावरण बना सकते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होती हैं जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारा चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। अध्याय 15 व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। बात 1990 के दशक के उत्तरार्ध की है। स्टीफन लूबी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नेब्रास्का में अपने गृह नगर ओमाहा को छोड़ दिया और कराची पाकिस्तान के लिए एक तरफा टिकट खरीद लिया। कराची दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। सन 1998 तक 19 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते थे। यह पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और परिवहन हब था, जिसमें कुछ सबसे ज्यादा चहल पहल वाले हवाई अड्डे और बंदरगाह थे। शहर के वाणिज्य हिस्सों में आप शहरी मानकों की सभी सुविधाएं और शहर की सड़क पर हलचल देख सकते थे, लेकिन कराची दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची के 60% से अधिक निवासी अवैध
बस्तियां और झुग्गियों में रहते थे। ये घनी बस्तियां पुरानी तख्तों, सिंडर बॉक्स और अन्य छोड़ी गई सामग्रियों से बने अस्थायी घरों से भरी पड़ी थी। न कूड़ा हटाने की व्यवस्था थी, न बिजली का कोई ग्रेड था, न साफ पानी की आपूर्ति। जब बरसात नहीं होती थी तो सड़कों पर धूल और कचरा फैला रहता था। बरसात होने के बाद वे सीवेज के गंदे गड्ढे बन जाते थे। स्थिर पानी के पूल में मच्छर पनपते थे और बच्चे कचरे के बीच खेलते थे। गंदगी के हालात में बड़े पैमाने पर बीमारियां और रोगों को जन्म दिया। दूषित जल स्रोतों से दस्त, उल्टी और पेट में दर्द की महामारियां हुई। वहां रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। इतने सारे लोगों के एक साथ बहुत कम स्थान पर होने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैल रहा था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था जो स्टीफन लूबी को पाकिस्तान खींच लाया था। लूबी और उनकी टीम ने महसूस किया कि खराब स्वच्छता वाले वातावरण में हाथ धोने की सरल आदत निवासियों के स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि हैंड वॉशिंग महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी होने के बावजूद रहवासी अव्यवस्थित तरीके से हाथ धोते थे। कुछ लोग तो बस पानी के नीचे हाथ रखकर जल्दी से धो लेते थे, अन्य केवल एक ही हाथ धोते थे। कई लोग भोजन पकाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति ने कहा कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ही लोगों ने उसे आदत बना रखा था। यह जानकारी न होना समस्या नहीं थी, समस्या उसकी निरंतरता थी। लूफी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ भागीदारी करके लोगों को सेफ गार्ड सौंप दिए, जो सामान्य सोप की तुलना में ज्यादा आनंददायक अनुभव देते थे। पाकिस्तान में सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था। लूबी ने बताया, अध्ययन में शामिल लोगों ने आमतौर पर उल्लेख किया उन्हें ये कितना पसंद आया। साबुन में आसानी से झाग आ जाता था और लोग अपने हाथ झाग से धो लेते थे। उसकी गंध बहुत अच्छी थी, जिससे तुरंत हैंड वॉशिंग थोड़ा और अधिक आनंददायक हो गया। लूबी ने कहा, मैं हाथ धोने को व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि आदत बनाने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए अपेक्षाकृत उस उत्पाद को अपनाना बहुत आसान होता है जो सुदृढ़ सरलात्मक संवेदी संकेत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में पेपरमिंट का स्वाद, उसकी तुलना में ऐसी आदतों को अपनाना मुश्किल होता है जो कोई सुखद संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करती, जैसे दांत को धागे से साफ करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हैंड वॉशिंग को सरलात्मक अनुभव बनाने की कोशिश करने के बारे में बात की। कुछ महीनों में ही अध्ययन करने वालों को बच्चों की सेहत में एकदम बदलाव दिखा। डायरिया 52% कम हो गया और निमोनिया 48% घटा। बैक्टीरिया से होने वाला त्वचा का संक्रमण इम्पोर्टिको 35% कम हो गया। दीर्घावधि प्रभाव और भी जोरदार रहे। लूबी ने बताया कि हम फिर से 6 वर्ष बाद कराची के उन्हीं परिवारों में गए। करीब 95% परिवारों ने जिन्हें साबुन फ्री में हाथ धोने के लिए दिए गए थे, उन्होंने यह साबुन के साथ वॉशिंग स्टेन था। 5 वर्ष तक उन्हें साबुन नहीं दिया गया था, लेकिन प्रयोग में देखा गया कि वे हाथ धोने की आदत डाल चुके हैं। उन्होंने इसे बनाए रखा था। व्यवहार में बदलाव के चौथे नियम, इसे संतोषप्रद बनाने की यह सशक्त मिसाल थी। जो अनुभव संतोषप्रद होता है तो उस बात की संभावना ज्यादा होती है कि हम व्यवहार को दोहराएंगे। यह पूरी तरह से तार्किक है। छोटे से छोटा सुखद एहसास, जैसे किसी ऐसे साबुन से हाथ धोना जिसकी न केवल गंध अच्छी हो बल्कि उसमें झाग भी ज्यादा बनता हो। दरअसल ये ऐसे संकेत होते हैं जो दिमाग को बताते हैं अच्छा महसूस होता है, उसे फिर करो। आनंद आपके दिमाग को सिखाता है कि कोई व्यवहार याद रखने और दोहराने के योग्य है। च्युइंगम की कहानी लीजिए। च्युइंगम को 18वीं सदी से बेचा जा रहा है, लेकिन 1891 में जब रिगली ने इसे लॉन्च किया तो दुनिया भर में उसकी आदत बन गई। पुरानी च्युइंगम ब्लेड रेसिन से बनाते थे जिसे चबाया तो जा सकता था लेकिन स्वादिष्ट नहीं था। रिगली ने इस उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर मिलाए, जिससे उत्पाद को फ्लेवर से भर दिया गया और उपयोग करने में मजा आने लगा। फिर वे एकदम आगे बढ़े और उन्होंने उसे मुंह साफ करने के लिए बनाया। विज्ञापनों में लोगों को बताया गया,
अपने स्वाद को रिफ्रेश करो। स्वादिष्ट स्वाद और ताजा मुंह के एहसास में तत्काल कंपनियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अवसर प्रदान किए गए और उत्पाद को प्रयोग संतोषजनक बना दिया गया। खपत आसमान छू गई और रिगले दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट का मामला भी ऐसा ही था। निर्माताओं को तब बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपने उत्पादकों में स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद जोड़े। यह स्वाद टूथपेस्ट की प्रभावशीलता में सुधार नहीं करते, वे बस साफ मुंह का एहसास कराते हैं और अपने दांतों को ब्रश करने के अनुभव को अधिक सुखदायक बनाते हैं। मेरी पत्नी ने वास्तव में डाइन का उपयोग करना बंद कर दिया था क्योंकि उसे बाद का स्वाद पसंद नहीं था। वे पेपरमिंट के शानदार स्वाद वाले एक ब्रांड का उपयोग करने लगी जो अधिक संतोषजनक साबित हुआ। इसके विपरीत यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है तो हमारे पास उसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी जिसका एक रिश्तेदार आत्ममुग्ध था जो उसे परेशान करके रख देता था। अहंकार में डूबे इस रिश्तेदार के साथ कम समय बिताने के प्रयास में यह महिला उस वक्त सुस्त और उबाऊ होने का अभिज्ञान करती थी जब यह रिश्तेदार आसपास होता था। कुछ मामलों में ही रिश्तेदारों ने उस महिला से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे बहुत निर्लिप्त किया। ये कहानियाँ व्यवहार में बदलाव के आधारभूत नियम, जहाँ फायदा होता है वहीं दोहराव होता है, का अच्छा उदाहरण है, जिस पर दंड मिलता है, जिसे उससे बचा जाता है। भविष्य में आपको क्या करना है ये आप उस आधार पर सीखते हैं कि पूर्व में क्या करने पर पुरस्कार मिलता था। सकारात्मक भावनाएं आदत बनाती हैं और नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 उपाय इसे स्पष्ट बनाएं, उसे आकर्षक बनाएं और उसे आसान बनाएं। इस बात की संभावना बढ़ा देते हैं कि व्यवहार उस बार प्रदर्शित होगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम उसे संतोषप्रद बनाएं। ऐसी स्थिति बनाता है कि व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। यह आदत के लूप को पूरा करता है, लेकिन इससे एक कठिनाई है। हम किसी प्रकार के संतोष की ओर नहीं देख रहे, हम तत्काल संतोष चाहते हैं। तत्कालिक और विलंबित पुरस्कार में असंतुलन। कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले जानवर हैं, जैसे जिराफ या हाथी या शेर। किसी भी दिन आपके अधिकांश निर्णयों का तत्काल प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या खाएं या कहां सोया या परभाषी से कैसे बचें। आप लगातार वर्तमान या बहुत निकट भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आप ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जिसमें वैज्ञानिक तत्काल रेटिन का माहौल कहते हैं, क्योंकि आपके कार्य तुरंत स्पष्ट और तत्काल परिणाम देते हैं। अब आप अपने मानव स्वयं में लौटें। आधुनिक समाज में जब आपके द्वारा उठाए गए कई विकल्प आपको तुरंत लाभ नहीं देंगे। यदि आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं और आपको कुछ हफ्तों में वेतन मिलेगा, यदि आप आज व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले वर्ष अधिक वजन वाले नहीं होंगे। यदि आप अभी पैसा बचाते हैं तो शायद आप उसे दशकों बाद सेनावर्ती पर आपके पास पर्याप्त धनराशि होगी। आप ऐसे माहौल में रहते हैं जिसे वैज्ञानिक विलंबित रिटेन वाला वातावरण कहते हैं, क्योंकि इच्छित परिणामों से पहले आप वर्षों तक काम करते हैं। मानव का दिमाग विलंबित वातावरण में जीवन के लिए विकसित नहीं हुआ। आधुनिक मनुष्य के परिचितम अवशेष, जिनमें होमो सैपियंस के रूप में जाना जाता है, लगभग 200 वर्ष पुराने हैं। ये पहले इंसान थे जिनका दिमाग अपेक्षाकृत हमारे जैसा था, विशेष रूप से मस्तिष्क के सबसे नए हिस्से और भाषा जैसे उच्च कार्य के लिए जिम्मेदार हिस्से। नियोकॉर्टेक्स का आकार आज से 2 लाख पहले भी वैसा ही था जैसा आज है। आप अपने पोषणकालीन पूर्वजों के समान हार्डवेयर के रूप में घूम रहे हैं। मात्र 500 वर्ष पहले उससे आसपास समाज विलंबित रिटर्नर के माहौल की ओर बढ़ गया। दिमाग की आयु की तुलना में अधिक समाज नया है। पिछले 100 वर्ष में हमने कार, विमान, टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और ब्यूसेस के उदय को देखा। हाल ही के वर्षों में दुनिया में बहुत बदलाव आया, लेकिन मानवीय स्वभाव बहुत कम बदला है। अफ्रीकी घास के मैदानों के अन्य जानवरों के समान हमारे पूर्वजों ने भी गंभीर खतरों का जवाब देते हुए दिन बिताए, जिससे अगले वक्त का भोजन जुटाना और तूफान से बचने के लिए आश्रय खोजना। यह तत्काल संतुष्टि को ज्यादा महत्व देने का मूल्य
समझ में आता था। दूर भविष्य का काम महत्व है और तत्काल रिटर्नर के माहौल में हजारों पीढ़ियों के बाद हमारे दिमाग लंबी अवधि की बजाय त्वरित लाभ पसंद करने के लिए विकसित हुए हैं। व्यवहार के अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को समय की असंगतता बताते हैं। इसका मतलब वह है जिस तरीके से आपका मस्तिष्क हर वक्त असंगत तरह से पुरस्कारों का मूल्यांकन करता रहता है। आमतौर पर यह प्रवृत्ति हमें अच्छी लगती है। यह पुरस्कार जो अभी निश्चित है, इसका आमतौर पर उसके अधिक मूल्य होता है जो कि सिर्फ में भविष्य संभव है। लेकिन कभी कभी तत्काल संतुष्टि की ओर हमारा पूर्वाग्रह भी समस्याओं का कारण बनता है। कोई व्यक्ति धूम्रपान क्यों करता है जबकि लोगों को पता है कि यह फेफड़ों के कैंसर का खतरा बनता है? कोई क्यों ज्यादा खाता है जबकि लोग जानते हैं कि यह मोटापे के जोखिम को बढ़ाता है? कोई क्यों असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है जबकि लोग जानते हैं इसका परिणाम यौन संचालित रोग हो सकता है? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग पुरस्कारों को कैसे प्राथमिकता देता है तो उत्तर स्पष्ट होता है। बुरी आदतों के परिणाम में देरी होती है जबकि पुरस्कार तत्काल मिलते हैं। धूम्रपान 10 वर्षों में आपकी जान ले सकता है लेकिन यह तनाव को कम करता है और अभी आपकी निकोटीन की लालसा को कम करता है। लंबे समय में ज्यादा खाना हानिकारक है लेकिन उस क्षण में भूख लगी है। सेक्स सुरक्षित या असुरक्षित तुरंत खुशी प्रदान करता है। रोग और संक्रमण दिन या सप्ताह या यहाँ तक कि वर्षों तक दिखाई नहीं देते। समय के साथ हर आदत एक साथ कई परिणामों को जन्म देती है। दुर्भाग्य से इन परिणामों को असर गलत प्रतिबंध किया जाता है। हमारी बुरी आदतों के तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा एहसास कराते हैं लेकिन अंतिम परिणाम बुरा एहसास होता है। अच्छी आदतों के साथ यह उल्टा होता है। तत्कालीन परिणाम आनंददायक नहीं होते लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा एहसास कराते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बस्तियातन ने समस्या को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने लिखा, यह लगभग हमेशा होता है कि जब तत्काल परिणाम अनुकूल होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं और इसके विपरीत भी होता है। अक्सर एक आदत का पहला फल जितना मीठा होता है उतना ही कड़वा उसके बाद के फल होते हैं। दूसरे शब्दों में अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में निहित होती है, बुरी आदतों की कीमत भविष्य में छिपी होती है। वर्तमान क्षण को प्राथमिकता देने की दिमाग की प्रवृत्ति का मतलब है कि आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप वजन कम करने या किताब लिखने या एक भाषा सीखने की योजना बनाते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे होते हैं। और जब आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो तो दीर्घ काल्पनिक लाभ के साथ कार्रवाई करने में मूल्य देखना आसान होता है। हम सभी भविष्य में खुद के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। हालांकि जब निर्णय का क्षण आता है तो तत्कालिक संतुष्टि आमतौर पर जीत जाती है। जब आप स्वयं के भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं चुन रहे होते हैं तो शारीरिक रूप से ज्यादा फिट या अमीर या खुश होने का सपना देखता है। अमान के लिए विकल्प चुन रहे होते हैं जो भरपूर लाड़ प्यार और मनोरंजन करता है। सामान्य नियम यह है कि एक क्रिया से जितना अधिक सुख मिलता है उतनी ही दृढ़ता से आपको यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है। इस बात को पूरी तरह समझने के लिए हमारे दिमाग द्वारा कुछ व्यवहारों को दोहराने और दूसरों से बचने का क्या कारण है। आइए व्यवहार परिवर्तन की आधारभूत नियम को अपडेट करें जिसके तत्काल पूर्वकृत किया जाता है, जिसे उसे दोहराया जाता है, जिसे तत्काल दंडित किया जाता है, उसे बचा जाता है। तत्कालिक संतुष्टि के लिए हमारी प्राथमिकता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। हमारे दिमाग उस तरह बनाते हैं कि ज्यादातर लोग संतोष के तार्किक लक्ष्य को पीछा करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। जिस मार्ग पर सबसे कम यात्रा की गई होती है वह विलंबित संतुष्टि का मार्ग होता है। यदि आप पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप कम प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और अक्सर आपको बड़ा लाभ होगा, जिससे कि कहा जाता है कि सफर में अंतिम मील पर हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध ने भी सटीक रूप से यही दर्शाया है। जो लोग संतुष्ट को विलंबित करने में बेहतर होते हैं उनके उच्च एसिडी स्कोर होता है। मादक द्रव्यों के सेवन का
स्तर कम होता है, मोटापे की कम समस्या होती है, वे तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं और उनमें बेहतर सामाजिक कौशल होते हैं। इन सभी को हम अपने जीवन में घटित होते देखते हैं। यदि आप टेलीविज़न देखने में देरी करते हैं और अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो आप आमतौर पर अधिक सीखेंगे और बेहतर ग्रेड प्राप्त करेंगे। यदि आप स्टोर पर मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते तो आप घर लौटने पर सेहतमंद खाना खा लेते हैं। कुछ बिंदुओं पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आपको विलंबित पुरस्कार के पक्ष में तत्कालिक पुरस्कार की उपेक्षा करनी पड़ती है। यह समस्या है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि संतुष्टि में देरी करना बुद्धिमानी से भरा दृष्टिकोण है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, वे स्वस्थ रहना चाहते हैं और उत्पादक होना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन उन परिणामों को शायद ही वे कभी निर्णायक क्षणों में अपने दिमाग में शीर्ष पर रखते हैं। शुक्र है, तृप्ति में देरी के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव की प्रकृति के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है, इसके खिलाफ नहीं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन आदतों में थोड़ा सा तत्कालिक आनंद डाल दें जो लंबे समय से लाभ देती हैं, और उन आदतों के साथ थोड़ा तत्कालिक दर्द जोड़ दें जो लंबे समय में लाभ नहीं देती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालिक सुख को किस तरह लाभ में बदलें, तो चलिए जानते हैं। कोई आदत आपसे जुड़ी रहे, उससे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि आपको सफलता का एहसास हो, भले ही ये सूक्ष्म रूप से हो। सफलता की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी आदत लाभप्रद रही और यह काम प्रयास के लायक था। एक आदर्श दुनिया में एक अच्छी आदत का पुरस्कार आदत ही होती है। वास्तविक दुनिया में अच्छी आदतें तभी सार्थक होती हैं जब वे आपको कुछ प्रदान करती हैं। शुरू में यह सब त्याग ही होता है। आप कुछ समय के लिए जिम गए हैं, लेकिन आप ज्यादा मजबूत या फिट या तेज नहीं होते, कम से कम किसी भी उल्लेखनीय अर्थ में तो नहीं। कुछ महीनों बाद ही जब आपका वजन कुछ पाउंड घटता है या आपकी भुजाएं कुछ परिभाषित होती हैं, तो यह आसान हो जाता है कि आप व्यायाम करें। शुरुआत में सही रास्ते पर रहने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तत्कालीन पुरस्कार जरूरी होते हैं। विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में एकमात्र होने के दौरान आपको उत्साहित कर रखते हैं। हम वास्तव में यहाँ यह बात कर रहे हैं कि जब हम तत्कालीन पुरस्कारों की चर्चा करते हैं तो उसका मतलब व्यवहार का अंत होता है। किसी भी अनुरूप का अंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम उसे अन्य चरणों की तुलना में अधिक याद रखते हैं। आप अपनी आदत का समापन संतोषजनक चाहते हैं, सबसे अच्छा नजरिया, सुदृष्टिकोण का उपाय करना चाहते हैं जो व्यवहार की दर को बढ़ाने के लिए तत्कालीन पुरस्कार का उपयोग करने की प्रक्रिया को संपादित करता है। आदत को क्रमबद्ध करना, जिससे हमने अध्ययन 5 में शामिल किया है, आपकी आदत को तत्कालीन संकेत के साथ जोड़ देता है जो यह स्पष्ट करता है कि आदत कब शुरू करनी है। सुदृष्टिकोण आपकी आदत को तत्कालीन पुरस्कार से जोड़ता है जो उसे समाप्ति तक संतोषजनक बना देता है। परिहार की आदतों से निपटने में तत्कालीन सुदृष्टिकोण विशेष रूप से सहायक हो सकता है। ये ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें आप करना बंद करना चाहते हैं। इस महीने कोई फालतू खरीदारी नहीं या कोई शराब नहीं जैसी आदतों से जुड़े रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप शराब पीने के सुखमत घंटे छोड़ते हैं या जूते की कोई जोड़ी नहीं खरीदते हैं तो कुछ नहीं होता। जब कोई कार्रवाई ना हो तो संतुष्ट महसूस करना कठिन हो सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह प्रलोभन का प्रतिरोधक ही होता है और उसके बारे में बहुत संतोषजनक जैसे कोई बात नहीं है। एक हाल यह है कि हालात के सिरे से ही बदल दिया जाता है। आप परिहार की दृष्टिगोचर बनना चाहते हैं। एक बचत खाता खोलिए और उसे कोई भी नाम दे दें जो आप चाहते हैं, जैसे लेदर जैकेट। जब भी आप खरीदारी को टालें तो उतनी ही राशि उस खाते में डालते जाइए। सुबह जो लाटे पीते हैं उसे बंद कर दीजिए। नेटफ्लिक्स भी अगले महीने के लिए टाल दीजिए। $10 निकालिए। यह खुद के लिए निष्ठा का प्रोग्राम तैयार करने जैसा है। तत्कालीन पुरस्कार यह है कि आपने अपनी ही जैकेट के लिए पैसा बचा लिया। आपको अपनी ही चीज के लिए अधिक वंचित नहीं रहना पड़ा। आप कुछ नहीं करने के लिए उसे
संतोषप्रद बना रहे हैं। मेरे पाठक और उनकी पत्नी ने यही उपाय अपनाया। उन्होंने बाहर खाना खाना बंद करके घर पर ही मिलकर खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने बचत खाते को ट्रिप टू यूरोप नाम दिया। जब भी वे बाहर खाना खाने नहीं जाते थे तब वे $50 खाते में डाल देते थे। उन्होंने वर्ष के अंत तक अवकाश के लिए पैसा बचा लिया। ध्यान देने योग्य बात है कि उन अकाल्पनिक पुस्तकों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है जो आपकी पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बजाय उसके कि उनका आपकी पहचान के साथ टकराव है। यदि आप अपना वजन कम करने या अधिक किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नया जैकेट खरीदना ठीक रहता है, लेकिन यदि आप बजट बनाने और पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। इसकी वजह बबल बाथ लेना या आराम से टहलना अपने आप को खाली समय के साथ प्रस्तुत करने के अच्छे उदाहरण हैं, जो आपको अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के अनुकूल है। इसी तरह यदि व्यायाम करने के लिए आपका पुरस्कार एक कटोरी आइसक्रीम खाना है तो आप परस्पर विरोधी पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं और उसका अंत प्रयास का धुल जाना होता है। इसकी वजह शायद आपका पुरस्कार एक मालिश है तो यह लग्जरी और आपके शरीर की देखभाल दोनों के लिए वोट है। आप अल्पकालिक पुरस्कार स्वास्थ्य व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुकूल है। आखिरकार जैसे जैसे अच्छी भावदशा, अधिक ऊर्जा और काम तनाव वाले आंतरिक पुरस्कार घर करने लगते हैं, वैसे वैसे आप दूसरे पुरस्कारों की ओर जाने की चिंता नहीं करते। पहचान खुद सुदृढ़ होने लगती है। आप उसे करते हैं क्योंकि आप वही हैं और ऐसा होना आपको अच्छा महसूस करता है। आदत जितनी आपके जीवन का अंग बनती जाएगी उसके अनुसरण के लिए आप बाहर से कम प्रोत्साहन बटोरेंगे। प्रोत्साहन आदत को शुरू कर सकते हैं, पहचान आदत को चलने देती है। ऐसा कहा गया है कि साक्ष्य के एकमात्र होने और किसी नई पहचान के उभरने में समय लगता है। तत्कालिक सुदृष्टिकोण से उस वक्त अल्पावधि में प्रेरणा बनी रहती है जब आप लंबे समय के बाद पुरस्कार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सारांश में कहा जाए तो किसी आदत के स्थायी होने के लिए उसका सुखद होना जरूरी होता है। उससे सुदृष्टिकोण के मामूली प्रयास भी मायने रखते हैं, जैसे जबरदस्त खुशबू वाला साबुन या रिफ्रेशिंग मिंट वाला टूथपेस्ट या $50 अपने बचत खाते में जाते देखना। इससे तत्काल सुख मिलेगा और आप आदत को खुशी से करेंगे। जब भी बदलाव सुख दे रहा होता है तो वह सरल होता है।